Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने बहुत पहले ही साउंड चैप्टर जो था हमारा ख़त्म कर दिया था और काफ़ी रिवीजन वीडियो में मैं इसके डाल चुकी हूँ, बट फिर भी डियर स्टूडेंट बहुत सारे बच्चों को साउंड चैप्टर जो है समझ में नहीं आ पाता है। तो इसलिए आज एक बार फिर से हम लोग साउंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसको अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ जो आपकी इसमें लिखी है वो यहाँ पे जैसे कि आप देख ही सकते हैं। हाउ डू यू कम टू नो दैट द पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल? You come to know easily that someone is at your door when he knocks, or you hear the door sound of the doorbell. Most of the time, you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. ठीक है, तो अब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आप मतलब आप स्कूल में आपको कैसे पता चलता है कि पीरियड ओवर हो जाता है? जब आपकी स्कूल बेल बजती है। लेकिन आपको मतलब आप कैसे पता लगा देते हो कि कोई आपके डोर में है? जब आपकी डोर बेल बजती है ना? और क्या कहते हैं, आप कभी कभी बिना मतलब बिना जो है देखे ही आप पता लगा देते हो आवाज़ से कि भाई कोई आपके पास आ रहा है। You might have played a game called hide and seek. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining person. How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? तो बचपन में जो ये गेम है हाइड एंड सीक यानी कि छुपन छुपाई, ये सबने खेला है। इसमें एक ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन होता है और उसको जो है रिमेनिंग प्लेयर्स को कैच करना होता है। तो डिफरेंट आवाज़ें लगाते हैं, तब जो है ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन गैस कर पाता है कि भाई कहाँ पे जो है वो इंसान है। ठीक है, साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। इट मे हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. वी हेयर अ वेराइटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग्स. मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स दैट यू हेयर इन योर सराउंडिंग्स. तो अब देखो साउंड जो है कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से। बहुत सारी साउंड जो है हम लोग सुनते हैं हमारी सराउंडिंग से, है ना? और बहुत सारी साउंड ऐसी होती हैं जो हम सुनते हैं। ठीक है, जो म्यूज़िक रूम होता है हमारी क्लास का, उसमें कितने सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे फ्लूट वगैरह, इन सब की आवाज़ें हम सुनते हैं। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? हाउ डज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? एंड हाउ डू वी हेयर साउंड? वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर? सो ये सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेंगे और ये चैप्टर पढ़ाने के बाद डियर स्टूडेंट मैं इन सब के आंसर्स आपको बताऊंगी भी। तो इसलिए ये आपके लिए होने वाला है वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक, साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. टच द स्कूल बेल व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज. व्हाट डू यू फील? तो अब आपको स्कूल बेल टच करनी है जब वो यूज़ में नहीं है, यानी कि जब नहीं बज रही है. अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड. और जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है तब आपको टच करनी है. ठीक है, जब आप स्कूल बेल जब वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रही है तब टच करोगे, यू विल नॉट फील एनीथिंग. बट जब आप उसे टच करोगे, जब उसमें कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, तो यू विल डेफिनेटली फील समथिंग. एक्टिविटी 13.1. ओके. Take a metal plate or a pan, hang it in a convenient place in such a way that it does not touch any wall. Now strike it with a stick. Do you hear a sound? Touch the plate or pan gently with your hands. Do you feel the vibrations? Again strike the plate with the stick and hold it tightly with your hand immediately. Hold it tightly with your hand immediately after striking. Do you still hear the sound? Touch the plate after it stopped producing sound. Can you feel the vibrations now? अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी मेटल प्लेट या कोई भी पैन घर में होता है वो ले लेना है, उसको अच्छी तरह कन्वीनियंटली आपको हैंग करना है और फिर आपको एक स्टिक लेनी है, उससे उसमें स्ट्राइक करना है तो आपको साउंड सुनाई देगी. फिर आपको पैन में जेंटली पुट करना है अपना फिंगर, तो आपको वाइब्रेशन सुनाई देगी.
ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो है प्लेट को जो है फिर स्टिक को टाइटली अपने हैंड में पकड़ना है, फिर स्ट्राइक करना है, फिर इमीडिएटली टच करना है। आप साउंड तो सुनोगे ही, साथ में आपको कुछ चीज़ वाइब्रेट होती हुई दिखेगी। ठीक है। ऐसे ही आ जाता है एक्टिविटी 13.2 में। टेक अ rubber band, put it around the longer side of the pencil box. Insert two pencils between the box and the stretched rubber. Now plug the rubber band somewhere in the middle. Do you hear any sound? Does the band vibrate? तो अब आपको क्या करना है, एक रबर बैंड लेना है, उसको क्या करना है, लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स में आपको बिल्कुल अच्छी तरह से फिट करना है। ठीक है। इंसर्ट टू पेंसिल, आपको बॉक्स के बिटवीन में दो पेंसिल्स को इंसर्ट करना है और एक रबर बैंड को स्ट्रेच करके रखना है। अब आपको क्या करना है, आप रबर बैंड को प्लग करोगे ऊपर से, समवेयर मिडिल में आप लोग प्लग कर लो, तो आपको जो है साउंड सुनाई देगी। डस बैंड वाइब्रेट, क्या बैंड वाइब्रेट कर, जब आप बैंड को खींचते हो तो वो वाइब्रेट करते हुए नीचे आता है, तो यस वो वाइब्रेट करता है, इसलिए साउंड प्रोड्यूस होती है। So as you have learned in class 7 that to and fro motion or to and fro or back and forth motion of an object is called vibration। जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही है कि टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन जो होता है ऑब्जेक्ट का, हम उसको वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है। When a tightly stretched band is plugged, it vibrates and produces sound. When it stops vibrating, it does not produce any sound। तो अब जैसे कि आपने पढ़ा ही है कि मतलब वाइब्रेशन क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा है। जब टाइटली स्ट्रेच बैंड हम लोग प्लग करते हैं तो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। जब वो वाइब्रेट नहीं करता है तो साउंड जो है बंद हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्टिविटी 13.3 में। टेक अ मेटल डिश, pour water in it, strike it at its edge with a spoon. डू यू हेयर अ साउंड। अब आपको क्या करना है, एक मेटल डिश लेनी है। मेटल डिश आई होप सबके घर में होती होगी। ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक अ मेटल डिस्क लेनी है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और क्या करना है, फिर एक स्पून लेनी है और उसके एज में आपको स्ट्राइक करना है, तो आप साउंड सुनोगे। फिर आपको स्ट्राइक करना है और फिर टच करना है इसको, तो आप लोग जो है थोड़ा सा वाइब्रेट होते हुए उस डिश को देखोगे। स्ट्राइक डिश अगेन। अब आप सरफेस ऑफ द वाटर्स में देखो, आपको वेव्स टाइप की जाते हुए दिखेंगी। आप इसको एक्सपेरिमेंट को करना घर में, डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। वेव्स जाते हुए आपको दिखेंगी वहाँ पे। डू यू सी एनी वेव्स? नाउ होल्ड द डिश, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द surface of water? Can you explain the change? Is there a hint to connect the sound with the vibration of body? क्या कोई हिंट है साउंड को वाइब्रेशन से कनेक्ट करने के लिए? तो देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग आपको क्या बताया जा रहे हैं कि जब आप कुछ भी चीज़ स्ट्राइक करते हो वो वाइब्रेट होती है ना, और साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वी सी दैट अ साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर, अच्छा एक मिनट, in some cases, the vibration are easily visible to us, but in most of the cases, the amplitude is so small that we cannot see them. अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी what are amplitude, but अभी तक ले रहे आप ये समझ लो कि कभी कभी वाइब्रेशन जो है हमें विजिबल होते हैं पर कभी कभी नहीं होते हैं। आई विल टेल यू वाई दे आर नॉट विजिबल। ठीक है। However, we can feel them. आ जाते हैं एक्टिविटी 13.4 में। टेक अ हॉलो कोकोनट शेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इकतरा। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन earthen pot. Play this instrument and identify its vibrating part. अब आपको क्या करना है, एक हॉलो कोकोनट शेल लेना है ताकि आप लोग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सको जिसको हम लोग कहते हैं इकतरा। ठीक है। आपने सुना भी होगा इसका नाम। आप जो है इसको अर्थन पॉट की मदद से भी बना सकते हो। आपको इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना है, इसका वाइब्रेटिंग पार्ट को जो है आइडेंटिफाई करना है। सो बेसिकली जैसे इकतरा का जो आइडेंटिफाइड होता है वो होती है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जो इसमें लगी होती है। ठीक है। कोकोनट शेल के ऊपर। Make a list of familiar instrument, identify their vibrating parts. A few examples are given. जैसे वीणा, वीणा में क्या होती है, स्ट्रेच स्ट्रिंग। तबला में क्या होती है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। ऐसे ही आपके बहुत सारे, गिटार में स्ट्रेच स्ट्रिंग, और भी आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना। Many of you might have seen मंजीरा। मंजीरा यानी चिम्बल जो आपके घर में होती है, जो मतलब
कीर्तन वगैरह में चलते हैं वो सब। और द गत्थम, और गत्थम तो आपने देखा ही होगा, वो मट पॉट के ऊपर बजाते हैं अच्छी तरह, है ना। और मट पॉट एंड करताल। Kartal. These musical instruments are commonly used in many parts of the country. These instruments are simply beaten or struck. इन इंस्ट्रूमेंट को हम सिंपली या तो बीट करते हैं या फिर स्ट्रक करते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप? क्या आप कोई और अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी इसी टाइप के लग सकते हैं? जैसे ढोलक, ढोलक में देखो इसको भी सब बीट किया जाता है, राइट। एंड देयर आर मैनी, ठीक है। तो ये सब का आपको म्यूजिकल पार्ट आइडेंटिफाई करना है। यस डियर स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट है एक्टिविटी 13.5। सो टेक 6 or 8 बाउल्स और टम्बलर्स, फिल दैम विथ वाटर टू द डिफरेंट लेवल। अब आपको क्या करना है, 6-8 बाउल्स ले लेना है वाटर के, और बाउल या टम्बलर के बॉल्स ले लो और उसको डिफरेंट लेवल वाटर में आप फिल करो। ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपके चैनल में करवा रखा है। सो प्लीज़ वहाँ पे जाके इस एक्सपेरिमेंट को देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, ठीक है। और इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अनदर। नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक अ बाउल्स जेंटली, स्ट्राइक ऑल ऑफ देम विथ सक्सेशन। आपको एक साथ स्ट्राइक करने हैं तो आप एकदम प्लेजेंट साउंड सुनोगे, इसको हम जल तरंग कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। when we pluck the string of the instrument like sitar, the sound that we hear is not only the string, a sound of only string, it is the whole instrument is forced to vibrate, and the sound of the vibration of the instrument that we hear. Similarly, when we strike the membrane of मरीदंगम, मरीदंगम आपका एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, जो साउंड हम सुनते हैं वो सिर्फ उसके मेम्ब्रेन की ही नहीं होती है बल्कि पूरे इंस्ट्रूमेंट की होती है। Now पहले से ask a very important question. When we speak, does any part of our body vibrate? क्या अब हमें इतना तो पता चल गया कि sound is produced by vibrations. So पहली पूछती है कि जब हम बोलते हैं क्या कोई पार्ट हमारी बॉडी का भी वाइब्रेट करता है? Let's see. Sound produced by humans. Speak loudly for a while or sing a song or buzz like a bee. Put your hands on the throat as shown in. Do you feel any vibrations? In humans, the sound is produced by voice box or larynx. Put your finger on the throat and find a hard pump that seems to move when you swallow. This part of the body is known as voice box. It is at the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. ठीक है, so when lungs forces air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. Muscle attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. When the vocal cords are tight and thin, the type or quality of voice is different from that when they are loose and thick. तो अब क्या होता है डियर ह्यूमन को, ह्यूमन में डियर क्या होता है, एक वॉइस बॉक्स होता है। आप इस पार्ट को इजीली फील कर सकते हो जब आप बोलते हो या फिर कुछ भी करो, जैसे इन्होंने बोला है कि बी करके मतलब जो करना है करो, तो आप अपने गले में हाथ लगाओ। आपको कहीं जगह में दिखेगा कि एक पार्ट आपका वाइब्रेट कर रहा है, या फिर आप सॉलो करो किसी चीज़ को तो आपको एक पार्ट ऊपर नीचे मूव होते हुए दिखेगा। ये हम लोग कहते हैं इसको वॉइस बॉक्स, या फिर एज अ साइंटिफिक नेम दैट इज लैरिक्स। ठीक है, अब देखो डियर ह्यूमंस में ये होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम एयर सक करते हैं तो रुक जाओ, मैं पहले इसका फंक्शन बता देती हूँ। तो देखो वॉइस बॉक्स के अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स होती है, ठीक है। वॉइस बॉक्स अपर एंड ऑफ द विंड पाइप में होता है, 2 वोकल कॉर्ड्स होती है, इस तरह स्ट्रेच होती है कि इनके बीच में थोड़ी सी जगह बच जाती है। और जब हम लोग जो है मतलब सांस लेते हैं अंदर, तो ये जो जगह है इसके बीच से जब एयर पास होती है तो ये दोनों वोकल कॉर्ड जो है वाइब्रेट होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है इस तरह, ठीक है। तो अब देखो टाइप और क्वालिटी ऑफ द साउंड होती है वो डिफरेंट होती है। जब आपकी वोकल कॉर्ड्स बहुत टाइट या लूज होती है, थिन या टाइट होती है, या फिर जब बहुत लूज और थिक होती है, ठीक है। सो अब हम आते हैं आगे एक्टिविटी 13.6 में। Take
rubber strips of the same size. Place these two spaces one above the other and stretch them tight. Now blow air through the gap between them. As the air blows through the stretched rubber strips, a sound is produced. You can also take a piece of paper with a narrow slit and hold it between your fingers as shown in the figure 13.9. Now blow through the slit and listen to the sound. In our vocal cords produce sound and our vocal cords produce sound is similar manner. देखो कितनी अच्छी तरह आपकी एनसीईआरटी बुक ने समझाया है. आपको क्या करना है, आपको 2 रबर स्ट्रिप्स लेनी है, कुछ सेम साइज की होनी चाहिए. आपको दोनों को पेस्ट करना है और उनके बीच में उनको स्ट्रेच करो और उनके बीच में आपको एयर ब्लो करनी है. तब देखोगे कुछ वाइब्रेशन हो रहा है और कुछ साउंड भी आ रही है. ये आप लोग एक पेपर के साथ ले सकते हो, बीच में होल्ड कर दो और फिर उसको जिस तरह इस बच्चे ने होल्ड किया है आपको भी एयर पास करनी है तो आपको साउंड सुनाई देगी बिकॉज इट इज़ वाइब्रेटिंग, राइट. हमारी जो वोकल कॉर्ड्स होती है इसी तरह वर्क करती है. अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे. Vocal cords in man are about 20 millimeter long. In women, it is about 15 millimeter long. Children have very short vocal cords. This is the reason why the voice of men, women, and children are different. तो भाई देखो वोकल कॉर्ड जो होती है मेन में वो 20 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, वुमेन में दीज आर अबाउट 15 मिलीमीटर लॉन्ग, चिल्ड्रंस में बहुत छोटी होती है. यही डियर स्टूडेंट एक कारण होता है क्यों बच्चों की आवाज़ और बड़ों की आवाज़ और जो है वुमेन्स की आवाज़ डिफरेंट होती है बिकॉज साइज ऑफ द वोकल कॉर्ड्स डिफर, राइट. अब आ जाते हैं साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound propagate or travel to her? तो अब देखो डियर स्टूडेंट, आप किसी अपने दोस्त को बुलाते हो इधर आ करके या फिर आप बुलाते हो नाम से, ठीक है. तो क्या होता है आपका दोस्त इजीली हेयर करता है और वो आ जाता है. बट आखिर साउंड जो है उस तक ट्रेवल कैसे करती है, लेट्स सी. आपको क्या करना है, एक नॉर्मल मेटल या ग्लास टम्बलर लेना है. आपको मेक श्योर करना है कि वो ड्राई हो और उसमें सेल फोन रखना है एक. रिमेंबर कि आपके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, आपके सेल फोन में पानी नहीं जाना चाहिए. आपको अपने फ्रेंड से कहना है कि आप रिंग दो इस सेल फोन में दूसरे सेल फोन से. और अब आपको जो है रिंग को बहुत केयरफुली सुनना है. नाउ सराउंड द रिम ऑफ द थम्बलर, मतलब अच्छी तरह जो रिम है थम्बलर की, मतलब किनारा है जो भी है उसको अपने हाथ से कवर कर लो. अपना मुंह को उसमें लगाओ और आवाज़ सुनो, ठीक. और फिर अपने फ्रेंड से कहोगे कॉल करो, ठीक है. तो आप लिसन करो साउंड को. वाइल सकिंग ऑल द एयर इनसाइड, पहले तो एक बार आपको करना है बिना सक करे एयर और एक बार करना है जब आप एयर सक करोगे, ठीक है. Does sound become fainter as you suck the air? Remove the tumbler from the mouth. Does the sound become loud again? Can you think of the possible explanation? Is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler has something to do with the decreasing loudness of the ring? तो देखो डियर स्टूडेंट क्या इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है. अब देखो ये क्या ये पॉसिबल है कि जैसे जैसे एयर डिक्रीज़ हो रही है उसका कुछ तो लेना देना है डिक्रीजिंग लाउडनेस से. देखते हैं कैसे. इंडीड इफ़ यू हैव बीन एबल टू सक ऑल द एयर फ्रॉम द टम्बलर यू विल नॉट लिसन एनी साउंड. अगर आप पूरी एयर टम्बलर से निगल लोगे तो आप कोई भी साउंड जो है नहीं सुनोगे, ठीक है डियर स्टूडेंट. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं. एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल. व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव कम्प्लीटली फ्रॉम द वेसल इट इज सेड दैट देयर इज वैक्यूम इन द वेसल. द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. तो अब देखो डियर स्टूडेंट, साउंड जो है एक्चुअली जब आप जो है अगर आप पूरी एयर सक लो तो आपको कोई भी आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है. अभी आप आगे क्लास में पढ़ोगे कि साउंड जो है एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है. आगे क्लासेस में आप लोग उसे पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल मैं ये बता देती हूँ कि मीडियम चाहिए. तो एयर जो है जब पूरी वेसल से रिमूव कर देते हैं तो वहाँ पे वैक्यूम बन जाता है, मतलब वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है. और कोई भी मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाती है जिसकी वजह से जो है आप नहीं सुन पाते हो.
डज साउंड कैन ट्रेवल इन लिक्विड्स, क्या साउंड लिक्विड्स में ट्रेवल कर सकती है? लेट अस फाइंड आउट। इसके लिए क्या करना है, आपको एक सिंपल सी एक्टिविटी करनी है। उस पर आप बकेट ले लो, बकेट ही ले लो, वैसे घर सबके बकेट होती है, बाथ टब तो इतने होते नहीं है, ठीक है। तो बकेट ले लो, बकेट पे आपको क्या करना है, नीचे घंटी लग रही है, जो घंटी सबके पास होती है, और अपने कान को जेंटली नीचे रखना है। ये नहीं होना चाहिए कान के अंदर सारा पानी भर गया। और फिर घंटी आप नीचे शेक करो तो आपको सडन वाइब्रेशन या कुछ ना आवाज़ तो सुनाई देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड लिक्विड्स में भी ट्रेवल करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि नेक्स्ट आ जाते हैं साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड ऑल्सो, सॉलिड में भी साउंड ट्रेवल करती है। हाउ, लेट अस सी। अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपको एक मीटर स्केल ले लेनी है, कोई भी लॉन्ग मीटर स्केल। आपके फ्रेंड्स को उसको अदर एंड से पकड़ना है, और आपका फ्रेंड्स आप उससे आप अपने फ्रेंड से कहोगे इसको जनरली स्क्रैचिंग करो, इसमें आपको दूसरे एंड में स्क्रैचिंग की आवाज़ बहुत क्लियरली सुनाई देगी। या फिर आप ना बहुत इंटरेस्टिंग है एक चीज़ कर सकते हो, कोई भी वुडन या फिर आपके पास कोई भी मेटेलिक टेबल है, आप उसमें अपना कान रखो और नीचे से हाथ लगा के स्क्रैचिंग करो, यू विल हियर द साउंड वेरी क्लियरली, ठीक है। ऐसा स्कूल में कई बार बच्चे करते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। We find that sound can travel through wood or metal. In fact, sound can travel through any solid. You can perform interesting activity to show that sound can travel through strings. Have you ever made a toy telephone? Toy telephone के बारे में जिन बच्चों ने नहीं सुना है मैं आपको बताती हूँ। टॉय टेलीफोन डियर स्टूडेंट जो होता है कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है ना, स्ट्रिंग लगी रहती है, दो टाइप के आपके जो है छोटे छोटे, दे आर पेपर ग्लासेस, वॉट एवर यू विल टेक, मेटल ग्लासेस भी ले सकते हो, पेपर ग्लास भी ले सकते हो। आपको स्ट्रिंग अटैच करनी होती है, एक बच्चा दूर दूसरे कमरे में खड़ा होगा, एक दूसरे कमरे पे, और फिर आप इसमें बोलोगे तो दूसरे वाले को आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। So we have learned so far that vibrating object produce sound. It is carried in all direction in a medium. A medium could be a gas or liquid और अ सॉलिड। तो कोई भी मीडियम हो सकता है डियर स्टूडेंट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सॉलिड में सबसे ज़्यादा अच्छी तरह साउंड ट्रेवल करती है, फॉलोड बाय लिक्विड एंड उसके बाद फिर गैसेस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हाउ कैन वी हियर द साउंड। अभी तक हमने समझा कि कैसे हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इज साउंड एक्चुअली, हाउ साउंड ट्रेवल्स इन थ्रू आवर एयर, ठीक है, मतलब कैसे हम लोग को सुनाई देता है। So the shape of the outer part of the ear is like a funnel. When the sound enters it travels down to the canal at the end which there is a thin stretched membrane. This is called eardrum. तो भाई आपके कान में जैसे कि आपको होता है एक होल टाइप का होता है, उसके अंदर अंदर आपकी आवाज़ें आती हैं, फिर वहाँ पे एक थिन stretched membrane होती है जिसे हम कहते हैं eardrum, ठीक है। इट परफॉर्म्स द इम्पॉर्टेंट फंक्शन। टू अंडरस्टैंड व्हाट ईयर ड्रम डज लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ ईयर ड्रम। तो चलिए फटाफट बिल्ड करते हैं ईयर ड्रम का मॉडल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी प्लास्टिक या टिन कैन ले लेना है, आपको उसके जो है एंड्स को जो है कट कर देना है, फिर आपको एक स्ट्रेच रबर बैलून लेना है, उसको उसके ऊपर लगा देना है, ठीक है, अच्छी तरह। उसके बाद फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर जो है 2-3-5 ग्रेन्स वगैरह रख दो, दालें वगैरह आप रख दो। फिर अपने फ्रेंड से कहो कि जोर जोर से हुर्रे वगैरह कुछ भी बोलो, तो आप देखोगे कि आपके ऊपर से वाइब्रेट होकर जो ग्रेन्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो वाइब्रेट हुआ जोर से, है ना। अब देखो टीचर यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट. The sound vibration make the eardrum vibrate. The inner ear send vibration. The eardrum send vibration to inner ear. From there the signal goes to the brain. That is how we hear. अब देखो टीचर होता क्या है, ये वाला पार्ट जो है आपके ईयर का, ये जो आउटर पार्ट है इसको पीना कहते हैं। पीना कहते हैं, एक बार यहाँ पे मेरी टैक्स अच्छी तरह आ रहा है तो मैंने पीना बता दिया है आपको। इसके अंदर जब वो ट्रेवल करता है तो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ये कहलाता है आपका ईयर ड्रम, ठीक है, ये ईयर ड्रम होता है। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो अंदर आपका होता है यहाँ पे
यहाँ पे डी स्टूडेंट जो है आपकी साउंड जो है ईयर ड्रम से जो है इन सब ये जो हड्डियाँ है ना इनसे पास होती है और फिर अंदर जब इनर ईयर में जाती है तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट होके आपके ब्रेन को सिग्नल देती है जहाँ से आप लोग सुनते हो। इधर इस वाली जो चीज़ है इसका काम क्या होता है, ये ना आपकी नेसल कैविटी से कनेक्टेड होती है, माउथ नेसल कैविटी और ये सब कनेक्टेड होता है उसके लिए, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें जो है ये सब आपकी कन्वर्जन में काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तो मैंने आपको बता दिया डियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। We must never put a sharp or pointed or hard thing to our ear. It can damage the eardrum. The damaged eardrum impair hearing. तो अब हमें कभी भी जो है पेंसिल की नोक कान में नहीं डालनी चाहिए, जो बहुत बच्चे करते हैं, और कभी भी कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हमें कान में नहीं डालना चाहिए। इससे हमारा ईयर ड्रम जो है डैमेज हो सकता है, जिसको हम लोग कान का पर्दा भी बोलते हैं, ठीक है। और डैमेज ईयर ड्रम से क्या होता है, हमारी हेयरिंग की जो पावर है वो ख़त्म भी हो सकती है। Very important topic, dear student, amplitude, time period and frequency of vibration. We have learned that the to and fro motion of an object is called vibration. This motion is also called oscillatory motion. You have already learned in the earlier classes about the oscillatory motion and its time period. तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही है कि जो टू एंड फ्रो मोशन है ऑब्जेक्ट का उसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। इसी मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। इसके बारे में आप 7th और 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो आई विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल। अब देखो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, अच्छा एक मिनट, टाइम पीरियड बता देती हूँ। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन टाइम पीरियड, अभी आगे भी शायद आपको बताया है। So the number of oscillation per second is called frequency. Number of oscillation per second, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है समझना, ध्यान से समझो। अब देखो, आपको पता है साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। व्हाट आर वाइब्रेशन? वाइब्रेशन आर टू एंड फ्रो मोशन, ये होता है आपके वाइब्रेशन, ठीक है। अब देखो डियर, व्हाट इज ऑसिलेटर? ऑसिलेशन भी यही हुआ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कितनी बार ये वाइब्रेशन हो रहे हैं, ये ऐसे ऐसे वाले कितनी बार ये वाइब्रेशन हो रहे हैं, इसको हम लोग एक सेकंड में कितनी बार ये हो रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये गिनो इसमें आप, ये जो कितनी बार ये हो रहे हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को किस में एक्सप्रेस करते हैं? हर्ट्ज में, जिसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। मैंने बताया नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकेंड में आपके 500 ऑसिलेशन हो रहे हैं, डेट मीन्स 500 हर्ट्ज इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स, क्वेश्चन है यहाँ पे एक, if an object oscillates 20 times in a 1 second, then what will be its frequency? तो frequency obviously बात है 20 hertz होगी। You can recognize many familiar sound without seeing the object producing sound. How is it this possible? These sound must be different to enable you to recognize them. कैसे एक साउंड दूसरे साउंड से डिफरेंट है? किसी की क्या पता थोड़ा सा मतलब जो है साउंड उसकी, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ वॉल्यूम कम है किसी की ज़्यादा वॉल्यूम है, तो आप आइडेंटिफाई कर देते हो द डिफरेंस, राइट। So have you ever thought what factors make them different? So amplitude and frequency are the important factors of any important properties of any sound. Amplitude और frequency, amplitude के बारे में बताऊंगी अभी, ठीक है। Can we differentiate the sound on the basis of their amplitude and frequency? Let's read about loudness and pitch. अभी सब explanation होगा dear student, don't worry. Activity 13.11. Take a metallic tumbler and a tablespoon. Strike the tablespoon gently with the brim of tumbler. Hear the sound produced. Now bang the spoon on the tumbler and hear the sound produced again. Is the sound louder than the tumbler struck harder? Now suspend a small thermocol ball touching the rim of the tumbler. Vibrate the tumbler by striking it. See how far the ball displaces. The displacement of ball is measured as the amplitude of vibration of the tumbler. अब देखो डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। देखो यहाँ में इसको ध्यान से आप देखना। अब देखो एम्पलीट्यूड डियर स्टूडेंट होता क्या है ना, यहाँ से यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना,
इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये जो यहाँ पे कितना यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर एम्पलीट्यूड आपका हाइयर होता है, डेट मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, ज़्यादा गैप आ रहा है इनके बीच में, इसका मतलब है कि आपकी वॉइस जो है बहुत लाउड है। अगर कम है तो इसका मतलब आपकी वॉइस जो है बहुत ज़्यादा क्या है, आपकी वॉइस फीबल है। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ स्ट्राइक द तबला जेंटली एंड देन अ स्लाइड हार्डर। तो हम कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इन टू केसेस। ऑब्वियसली बात है, जब आप स्ट्रक हायर करोगे तब आपका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रही है। और मैंने बताया ना, जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती है तब आपकी लाउड होती है वॉइस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है, द लाउडनेस ऑफ द वॉइस साउंड इज प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग साउंड। लाउडनेस साउंड जो है प्रोपोर्शनल किसका है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग साउंड। ये आपको याद रखना है, स्क्वायर है उसका। तो अगर एम्पलीट्यूड जो है ट्वाइस होता है तो लाउडनेस इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4 सॉरी। ठीक है, लाउडनेस को किस में एक्सप्रेस करते हैं, डेसिबल में। देयर आर मेनी स्केल इन साइंस। ठीक है, डेसिबल एक स्केल है जिसमें लाउडनेस एक्सप्रेस की जाती है। ठीक है, जिसको हम डीबी भी कहते हैं। अब आपको फॉलोइंग टेबल कुछ आइडिया देते हैं लाउडनेस। जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग में आती है 40, नॉर्मल ब्रीदिंग मीन्स 10 डेसिबल विच इज़ वेरी लेस। सॉफ्ट विस्पर एट 5, तो इसमें आपका होता है 30 डेसिबल। देन नॉर्मल कन्वर्जेशन 60 डेसिबल, बिजी ट्रैफिक 70 डेसिबल एंड एवरेज फैक्ट्री 80 डेसिबल। ठीक है, एबव 80 डेसिबल जो भी साउंड होती है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल बन जाती है हमारी ईयर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट रीड करते हैं, The loudness depends on the amplitude. When amplitude of the vibration is large, the sound produced is loud. When the amplitude of the sound is or small, sound produces feeble. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि लाउडनेस जो है डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड में। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा साउंड लाउड होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा साउंड फीबल होगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आ जाओ, कंपेयर द साउंड ऑफ द बेबी देन ऑफ द एडल्ट। आपको दिखेगा बेबी की साउंड जो है कहीं ना कहीं क्या है, फीबल है, लेकिन एडल्ट की क्या है, लाउड साउंड है ना। इज देयर एनी डिफरेंस, एंड इवन टू साउंड आर एक्चुअली लाउड, दे डिफर सम वे। कहीं ना कहीं डिफरेंट भी होता है, क्योंकि बेबी की साउंड भी लाउड होती है, बट कहीं ना कहीं छोटा सा भी डिफरेंस इसमें होता है। व्हाट इज दैट डिफरेंस, लेट अस सी। I wonder why my voice is different from that of my teacher. The frequency determines the shrillness or pitch of the sound. Shrillness और pitch, अब ये भी ध्यान से सुनना। सपोज मान लो एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, 1 सेकंड में आपकी इतनी सारी फ्रीक्वेंसी हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वॉइस जो है हाई पिच वॉइस होगी, यानी कि जो चिल्लाने वाली वॉइस जो होती है, बहुत तेज वॉइस बट लाउड भी है ना। तो यहाँ पे जैसे कि आपको बता रखे हैं, if the frequency of vibration is higher, we say the sound is shrill and has higher pitch. If the frequency of vibration is lower, we say that sound has lower pitch. अगर frequency less है, यानी कि अगर आपके 1 सेकंड में सिर्फ इतनी सी frequency हो रही है, that means sound feeble है। 1 सेकंड में जितनी ज़्यादा frequency, sound उतनी ज़्यादा high pitch। 1 सेकंड में जितनी कम, उतनी ज़्यादा जो है आपकी क्या होगी, साउंड लोअर पिच की। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल ड्रम वाइब्रेट्स इन लोअर फ्रीक्वेंसी। ड्रम वाइब्रेट करता है लो फ्रीक्वेंसी पे, बट ड्रम की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है, लाउड, बट इट प्रोड्यूस लाउड वॉइस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ड्रम का जो है एम्पलीट्यूड तो सही है, बट जो है उसकी पिच कहीं ना कहीं, बट उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, so low pitch sound. On the other hand, whistle has high frequency and therefore produces a higher pitch sound. ठीक है, whistle की साउंड आपने सुनी होगी, बांसुरी की बहुत ज़्यादा पॉइंटेड साउंड आती है, हाई पिच्ड। ठीक है, बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच साउंड whereas lion makes a low pitched roar. However, the roar of the lion is very loud and the bird is quite feeble. तो आप देखो डिस्ट्रेस, बर्ड जो है हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करती है, जो लायन है वो लो पिच रोड जो है
प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखोगे, लाइट की जो रोल होती है बहुत लाउड होती है बिकॉज उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। लेकिन जो बर्ड की वॉइस होती है बहुत फीबल, यानी कि बहुत इतनी लाउड नहीं होती। क्यों होती है? बिकॉज उसका एम्पलीट्यूड कम होता है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं। सो एवरी डे यू हेयर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन, एडल्ट, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस? कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ द चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ एडल्ट? यूजुअली द वॉइस ऑफ वुमेन हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ मैन। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग मतलब डेली लाइफ में जो है चिल्ड्रन और एडल्ट की वॉइसेस सुनते हो, तो क्या आपको उनकी वॉइसेस में कुछ डिफरेंस दिखता है? क्या आप लोग कह सकते हैं कि उस फ्रीक्वेंसी है चाइल्ड की वो हायर है डेट ऑफ एन एडल्ट? येस ऑफ कोर्स, बिकॉज उसकी हाई पिच साउंड होती है, राइट। यूजुअली द वॉइस ऑफ वुमेन इज हाई फ्रीक्वेंसी है दैट ऑफ मैन। अब आ जाते हैं हम लोग ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड, ठीक है। वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कैन वी हेयर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज? In fact that sounds of frequency less than 20 vibrations per second, which is 20 hertz, cannot be detected by human ear. तो अब देखो ह्यूमन ईयर जो है उसकी एक ऑडिबल रेंज होती है हेयरिंग की। मतलब जो साउंड जो है डियर स्टूडेंट आपके 20 हर्ट्ज से कम है वो साउंड हम लोग नहीं सुन सकते, दैट मीन्स 20 फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, तो वो साउंड वी कैन नॉट हेयर। 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, ठीक है। और ऐसी साउंड्स को हम इनऑडिबल साउंड कहते हैं, वेरियस सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल। ऑन द हायर साइड साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी कि 20,000 हर्ट्ज या फिर 20K हर्ट्ज, ये साउंड भी हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल रेंज है वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज टू 20K हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। सम एनिमल्स कैन हेयर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। कैसे? डॉग्स हो गए, बैट्स हो गए, ये सब हायर देन दिस भी हेयर कर सकते हैं। द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स विच डॉग कैन हेयर बट ह्यूमन्स कैन नॉट। तो ज़्यादातर पुलिस वाले जो होते हैं हाइयर फ्रीक्वेंसी की जो विसल्स होती है यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट जिसके अंदर हम लोग जाते हैं बहुत सारी चीज़ें के लिए, ये भी जो है कहीं ना कहीं वर्क करता है हायर देन 20,000 हर्ट्ज पे, ठीक है। आ जाते हैं नॉइज और म्यूजिक में। सो वी हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस। इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? क्या साउंड हमेशा प्लीजिंग, हमेशा अच्छी होती है? डज द साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? क्या कभी कभी ऐसा होता है कि साउंड हमें पसंद नहीं आता है, हमें चुभती है आवाज़, है ना। Some sounds are pleasant to the ear, whereas some are not. Suppose construction work is going on in your neighborhood. मान लो कि कंस्ट्रक्शन वर्क आपके नेबरहुड में चल रहा है, ठीक है। अब जो है साउंड वहाँ से कंस्ट्रक्शन से जो आ रही है, क्या वो अच्छी है? नहीं है, बिकॉज वहाँ से बहुत मतलब वो क्या फर्नीचर काट रहे हैं वैसी आवाज़, ठीक है। डू यू एंजॉय द साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स एंड बसेस? क्या हॉर्न्स एंड बसेस, ट्रक से जो साउंड आती है, क्या वो आप इंजॉय करते हो? ये जो है ये इन अनप्लेजेंट साउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग नॉइस कहते हैं, ठीक है। इन क्लासरूम इफ ऑल स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट विल द साउंड बी कॉल्ड? ऑब्वियसली नॉइस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड यू एंजॉय द साउंड फ्रॉम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे तबला, गिटार वगैरह हमें साउंड अच्छी लगती है बिकॉज दीज आर म्यूजिकल साउंड वन, जो कि हमेशा हमें प्लीज करती है, हमें प्लीजिंग लगती है, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस बाय हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड। द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार ऑल्सो गिव्स द म्यूजिकल साउंड, बट इफ अ म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड वुड इट रिमेन मेलोडियस? नो ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर उसे ऑडिबल रेंज को क्रॉस कर देगा तो वो भी हमारे लिए जो है पेनफुल हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Noise pollution. So you already know about air pollution. Presence of unwanted gas and particles in the air is called air pollution. तो जैसे कि हमें पता ही है एयर पॉल्यूशन के बारे में कि एयर पॉल्यूशन में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड कॉजेस नॉइस पॉल्यूशन। एक्सेसिव या अनवांटेड साउंड जो है नॉइस पॉल्यूशन कॉज करती है। द मेजर कॉज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन आर sounds of vehicles, explosions, including bursting of crackers, machine, loudspeaker, etc.
What sources in homes may lead to noise? Television, transistor radios at high volumes, some kitchen appliances, desert coolers, air conditioner all contribute to नॉइस पॉल्यूशन. तो जो आपका मेजर कॉज होता है नॉइस पॉल्यूशन का, वो क्या होता है? नॉइस जो व्हीकल से आती है, एक्सप्लोजन से आती है, साथ ही साथ बर्स्टिंग, कोई क्रैकर जब आप कोई पटाखा फोड़ते हैं तब भी जो आवाज़ आती है वो भी आपकी जो है नॉइस पॉल्यूशन को देती है. और साथ ही साथ मशीन और लाउड स्पीकर से भी जो आपके पास आती है वो भी नॉइस पॉल्यूशन जो है करवाती है. अब घर में नॉइस पॉल्यूशन की क्या वो कारण है? तो बाहर के कारण है. टेलीविजन प्ले करते हैं हम हाई वॉल्यूम में, ट्रांजिस्टर रेडियोस हाई वॉल्यूम में. फिर किचन अप्लाइंसेस जैसे आपने देखा होगा ना, वो क्या कहते हैं उसको, जो मिक्सी होती है उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करती है. डेजर्ट कूलर्स वगैरह और एयर कंडीशनर भी बाहर बहुत आवाज़ करते हैं. हमें अंदर सुनाई नहीं देती आवाज़, पर बाहर बहुत आवाज़ उससे आती है. ठीक है. अब हम बढ़ते हैं व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन की तरफ. यस यस सर, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे. So, do you know that presence of excessive noise in our surroundings may cause many health-related problems? Lack of sleep, hypertension, high blood pressure, anxiety, and many other disorders may be caused by noise pollution. A person who is exposed to loud noise continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. तो अब देखो डिजिटल नॉइज़ पॉल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं. जैसे हमें स्लीप नहीं आएगी, लैक ऑफ स्लीप, हाइपर टेंशन यानी कि बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, एग्जाइटी हो सकती है, बहुत सारे अदर डिसऑर्डर्स भी इससे हो सकते हैं. जो पर्सन को हम लोग लाउड नॉइज़ में कंटिन्यूसली लगते हैं उसको टेम्पररी या परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग भी हो सकती है. क्या मेजर्स दे सकते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन को लिमिट करने के लिए? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लाइंसेस. हाउ कैन नॉइस पॉल्यूशन भी कंट्रोल्ड इन अ रेजिस्टेंटल एरिया? कैसे वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं? ऑयल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द रेजिस्टेंट एरिया. और जो नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो है दूर करना चाहिए सेटअप. यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड होम शुड बी मिनिमाइज. टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी डन एट लो वॉल्यूम्स. ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड बिकॉज ट्रीज से जो है इतना फैलता नहीं है. ठीक है. To cut down the sound reaching to residents, such thus reducing harmful effects of the noise pollution. हेयरिंग इम्पेयरमेंट में आते हैं. तो टोटल इम्पेयरमेंट जो होता है वो रेयर होता है. वैसे तो ज़्यादातर बर्थ इटसेल्फ से होता है. पार्शियल डिसेबिलिटीज जनरली द रिजल्ट ऑफ डिजीज या इंजरी. Children with impaired hearing need special care. By learning sign language, such children can communicate effectively because speech develops as a direct result of hearing. A child with a hearing loss may have defective speech also. So, technologically devices for hearing impaired have made it possible for such a person to improve their quality of life. Society society can do much to improve the living environment of hearing impaired and help them to live normal lives. So इस तरह डिजिटल हमारा साउंड चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.